आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। एक तरह से यह इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें इस अध्याय से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय में से कुल 13 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोर्ड परीक्षा में जो 13 अंकों के प्रश्न आने हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा देख लेना, आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ लगे कि वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करा है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता दूं कि जो 13 अंक आने हैं बोर्ड की परीक्षा में, उनका डिवाइडेशन किस तरह से है। 1 अंक वाले 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इस अध्याय में से आएंगे और 1 अंक के 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी इस अध्याय में से मिलेंगे। यानी 1-1 अंक वाले 2 तो आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले। इसके अतिरिक्त 2 अंक का एक लघुत्तरात्मक प्रकार का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा 3 अंक का दीर्घउत्तरात्मक प्रकार का, और एक प्रश्न आएगा 4 अंकों का निबंधात्मक प्रकार का। तो आप देखो 13 अंक काफ़ी ज़्यादा होते हैं और 13 अंकों की तैयारी करनी है अगर आपको, तो ये एक चैप्टर ऐसा है कि आप यहाँ से 13 में से 13 नंबर ला सकते हो। 13 अंकों को आप निश्चित रूप से प्राप्त करोगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा इस चैप्टर में टफ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स। ये सांख्यिकी या स्टैटिक्स क्या है? तो ये एक्चुअल में क्या है, गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? गणित की एक शाखा है, यानी कि गणित का ही एक रूप है ये, जिसके अंतर्गत क्या होता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, आंकड़ों को विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, आंकड़ों को विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पहला उदाहरण है यहाँ पर, किसी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विश्लेषण। किसी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विश्लेषण, तो ये क्या है, सांख्यिकी का ही एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, एक नगर या गांव में अलग अलग आयु वर्ग के मतदाताओं का विश्लेषण। एक गांव या नगर के अंदर अलग अलग आयु वर्ग वाले जो मतदाता है उनका अगर विश्लेषण करना है, अलग अलग उनके बारे में बातें बतानी है, उनका व्यवस्थित रूप निकालना है, तो उसके लिए हम सांख्यिकी का सब्जेक्ट जो है उसको काम में लेते हैं। ठीक है। आंकड़ों के अब अलग अलग प्रकार होते हैं। आंकड़ों के किस तरह के प्रकार होते हैं? तो आंकड़े 3 तरह से जुटाए जा सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत आंकड़े, दूसरा है श्रेणीबद्ध आंकड़े और तीसरा है वर्गीकृत आंकड़े। तो ये आंकड़ों के 3 प्रकार है। अब हम बारी बारी से इन आंकड़ों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत आंकड़े क्या होते हैं। व्यक्तिगत आंकड़े, जब आंकड़ों की संख्या बहुत कम हो, जब आंकड़े क्या हो, बहुत कम हो, थोड़े से आंकड़े हो, तो आंकड़ों को संबंधित के नाम या स्थान के अनुसार दर्शाया जाता है। जिसके ये आंकड़े हैं उसके नाम के अनुसार या उनके क्रम या स्थान के अनुसार उन आंकड़ों को दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार से दर्शाए गए आंकड़े व्यक्तिगत आंकड़े कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत आंकड़े कब आते हैं? जब आंकड़ों की संख्या बहुत कम हो, थोड़े से आंकड़े हो, 5 आंकड़े, 10 आंकड़े, 12 आंकड़े, इतने की आंकड़े हो, तो उन आंकड़ों को हम व्यक्तिगत आंकड़े के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु, एक परिवार के अंदर 5 सदस्य है और उन 5 सदस्यों की अगर आयु को हम लेना चाहें तो वो व्यक्तिगत आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। जैसे मोहन है 34 वर्ष का, उसी परिवार में मोनिका है 31 वर्ष की,
सूरज है 8 वर्ष का, कपिल है 5 वर्ष का और आरती है 2 वर्ष की। तो इस तरह से एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये व्यक्तिगत आंकड़े हैं, नाम के अनुसार दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, एक फुटबॉल टीम के द्वारा पिछले 10 मैचों में किए गए गोल। फुटबॉल टीम ने पिछले 10 मैचों में कितने कितने गोल करे, उनको भी हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, जैसे 3, 5, 2, 1, 0, 1, 3, 4, 2, 2। ये क्या है? पिछले 10 मैचों के गोलों की संख्या है, प्रत्येक मैच में करे गए गोल। जैसे पहले मैच में 3 गोल किए, दूसरे में 5, तीसरे में 2, चौथे मैच में 1 गोल किया गया, 5वें में कोई गोल नहीं हुआ, 0 गोल, छठे में 1 गोल, 7वें में 3 गोल, 8वें मैच में 4 गोल, 9वें मैच में और 10वें मैच में 2-2 गोल करे गए। तो ये एक क्रम दिखाया गया है, यहाँ पर स्थान के अनुसार या क्रम के अनुसार दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले सकते हैं, एक सप्ताह में किसी कक्षा के 25 विद्यार्थियों की उपस्थिति। एक कक्षा में 25 विद्यार्थी है, उसमें से कितने कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं एक सप्ताह के अंतर्गत, तो उनको भी यहाँ पर मैंने लिखा है। सोमवार को जैसे 25 विद्यार्थी आए, मंगलवार को 23, बुधवार को 24 विद्यार्थी, गुरुवार को 25 और शुक्रवार को 20 और शनिवार को 22 विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो ये क्या है? आंकड़ों को या तो उनके नाम से संबंधित है या स्थान या क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो इन आंकड़ों को व्यक्तिगत आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़ों का पहला प्रकार था। अब इसके बाद हम आंकड़ों का दूसरा प्रकार देख लेते हैं। आंकड़ों का दूसरा प्रकार है श्रेणीबद्ध आंकड़े। श्रेणीबद्ध आंकड़े किस तरह के होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जब आंकड़ों का परिसर कम हो, आंकड़ों का परिसर कम हो परंतु आंकड़ों की संख्या अधिक हो, तो इन आंकड़ों को प्रत्येक चर की बारंबारता बंटन सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार लिखे गए आंकड़ों को श्रेणीबद्ध आंकड़े कहा जाता है। जबकि आंकड़ों का परिसर तो थोड़ा सा ही हो, जैसे कि हमारे परिसर से मतलब आप समझो आंकड़ों की जो रेंज है वो छोटी होनी चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतनी रेंज है, लेकिन आंकड़ों की संख्या काफ़ी सारी है। जैसे विद्यालय में अगर 5 अंकों का एक टेस्ट लिया जाता है और विद्यालय के अंदर किसी एक कक्षा का टेस्ट ले रहे हैं और उस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो आंकड़ों की रेंज तो क्या है? 5 अंकों का टेस्ट लिया हुआ है तो 5 तक ही नंबर आ सकते हैं, परंतु आंकड़ों की संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम श्रेणीबद्ध आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने अपने को। उदाहरण है हमारे पास, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के 5 अंक के परख में से प्राप्त किए गए अंक। एक कक्षा के 30 विद्यार्थी है, 5 अंकों का एक परख आयोजित किया गया, उसमें उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को यहाँ सारणी में दिखाया गया है। ये जो आंकड़े हैं, इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध आंकड़े। देखो प्राप्तांक, प्राप्तांक क्या आ सकता है? कम से कम नंबर 0 आ सकते हैं। 5 अंकों का टेस्ट है तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 इतने ही नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या देखो, विद्यार्थी कितने हैं? 0 अंक लाने वाले विद्यार्थी 2 हैं, 1 अंक लाने वाले विद्यार्थी 3 हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके 2 अंक आए हैं? तो 1 विद्यार्थी है। 3 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है, 4 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है और 5 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। तो इस तरह से अलग अलग अंकों वाले विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता के रूप में यहाँ पर एक सारणी के रूप में दर्शाया गया है। ये होते हैं श्रेणीबद्ध आंकड़े। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल है, एक पासे की 50 उछालों पर प्राप्त परिणाम। पासे को हमने 50 बार उछाला, 50 बार उछालने पर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी परिणाम आ सकता है 50 उछालों में। तो उन परिणामों को अगर लिखा जाए तो पासे पर प्राप्त अंक क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। और परिणामों की संख्या यहाँ नीचे लिख दी। 1 7 बार आया है, 2 9 बार आया हुआ है, 3 8 बार आया है, 4 11 बार आया है, 5 9 बार आया है और 6 6 बार आया है। तो इस तरह से ये हमारे पास पासे की 50 उछालों पर प्रत्येक जो अंक है उसको प्राप्त करने की जो संख्या है वो नीचे लिखी हुई है। ये श्रेणीबद्ध आंकड़े इस तरह से लिखे जाते हैं। आई होप आपको व्यक्तिगत आंकड़े और श्रेणीबद्ध आंकड़ों में अंतर समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत आंकड़े थोड़े से ही आंकड़े होते हैं और रेंज उनकी कुछ भी हो सकती है, परिसर कुछ भी हो सकता है।
लेकिन श्रेणीबद्ध आंकड़ों में परिसर थोड़ा होता है, छोटा होता है, लेकिन आंकड़ों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इन आंकड़ों को हम श्रेणीबद्ध रूप में लिखते हैं। अब आंकड़ों का जो तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था, वो कौन सा प्रकार था? वर्गीकृत आंकड़े। ये आंकड़े क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आंकड़ों का परिसर तथा आंकड़ों की संख्या दोनों ही अधिक हो, आंकड़ों का परिसर भी अधिक है, आंकड़ों की संख्या भी अधिक है, तो आंकड़ों को वर्ग बनाकर लिखा जाता है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों को वर्ग बनाकर लिखा जाता है। उदाहरण समझिए इसका। एक फैक्ट्री में कार्यरत 60 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। 60 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी क्या हो सकती है, उसको दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। दैनिक वेतन या दैनिक मजदूरी यहाँ लिख दिया मैंने, और श्रमिकों की संख्या नीचे लिख दी। अब वेतन है 300 से लेकर 350, 350 से 400, 400 से लेके 500, 450 से 500, 400 से लेके 450, 450 से 500 और 500 से 550। अब 300 से 350 के बीच में जो भी मान आएंगे, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मजदूरी किसी की कम या किसी की ज़्यादा होती है। तो वो सारे मजदूर जिनकी वेतन या जिनकी मजदूरी, दिल्ली की जो मजदूरी है वो 300 से 350 के बीच में है, वो कितने मजदूर हैं? 7। ऐसे ही 350 और 400 के बीच वाले मजदूरी वाले कितने हैं? 12। 400 से 450 के बीच में मजदूरी पाने वाले 23 मजदूर हैं। ऐसे अलग अलग लिख दिया। अगर मैं इन आंकड़ों को सीधा लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, दैनिक जो वेतन है वो भी सबका अलग अलग है, काफ़ी सारी रेंज होगी, और श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी सारी है। तो इनको हम वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उसके रूप में इनको वर्ग बनाकर दर्शाते हैं। ओके, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के गणित की एक परीक्षा में प्राप्त अंक। पहले भी क्या था, पहले 30 विद्यार्थी थे, एक पेपर हुआ था, 5 ही अंकों का हुआ था। अब एक गणित की परीक्षा जिसमें 70 अंकों की परीक्षा है, तो 70 अंक अगर देखा जाए तो अलग अलग सबके नंबर आ सकते हैं। 0 से 70 के बीच के सारे मानों में से किसी वैल्यू पर ही किसी विद्यार्थी का आ सकता है परिणाम। तो हमने प्राप्तांकों को एक वर्ग के रूप में लिख दिया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और विद्यार्थियों की संख्या 3, 9, 17, ये इसके हिसाब से हमने यहाँ पर दर्शाई है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत वर्गीकृत आंकड़ों का एक प्रकार है जिसमें वर्ग बनाकर विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता को लिखा जाता है। आई होप आपको वर्गीकृत आंकड़े भी अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम हमारी इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे चलते हैं। हमारे इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है ये, तो इसको समझिए। कक्षा 10वीं के गणित पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला माध्य है, जिसे मीन कहा जाता है। दूसरा बहुलक या मोड, और तीसरा माध्यक या मीडियन। माध्य, बहुलक और माध्यक, ये 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अब इनमें से हम सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, माध्य अर्थात मीन। ये होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, देखो। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल माप है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे आसान वाला माप है। यह सभी आंकड़ों को एक समान वितरित करता है। ये आंकड़े जितने भी हैं उनको एक समान बना देता है ये। इसे औसत या समांतर माध्य भी कहा जाता है। इसे हम माध्य को औसत भी कह सकते हैं, समांतर माध्य भी कह सकते हैं। ओके, अब इसके बाद माध्य से संबंधित हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के आंकड़े थे। व्यक्तिगत आंकड़े, श्रेणीबद्ध आंकड़े, और तीसरा था वर्गीकृत आंकड़े। तो तीनों ही प्रकार के आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखते हैं, और इसमें फार्मूला याद रखना है। व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र है माध्य ज्ञात करने का, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्य ज्ञात इस फार्मूले से हम कर सकते हैं, जिसे हम
आगे लिखना चाहें तो सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स यानी कि जो भी मान है आंकड़े हैं उनको हम एक्स से लिख सकते हैं। तो जितने भी मान है उन सारों का सिग्मा यानी सम करना है, उनका जोड़ करना है। और एन का मतलब नंबर ऑफ जो डाटा है हमारे पास, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्राप्तांक दे रखे हैं हमें 4, 6, 3, 1, 9, 2, 7, 5, 4, 1। इनका अगर माध्य निकालना है तो इन सभी का जोड़ करना होगा और बटा में टोटल ये कितने मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल आंकड़ों की संख्या 10 है, तो बटा में आंकड़ों की संख्या की जगह पर आ जाएगा 10। सिग्मा एक्स तो ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया आंकड़ों की संख्या n 10। इनका जोड़ करेंगे तो 42 आएगा। जोड़ करने पर 42 बटा 10 यानी आंसर आ जाएगा 4.2। ये इन आंकड़ों का मध्य आ गया। ओके, अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर व्यक्तिगत आंकड़े हैं तो उनका मध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। आंकड़ों से संबंधित कुछ और बातें हैं हमारे पास, जैसे है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने, परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कई बार। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3 और 4। ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं हैं। इनका जोड़ करके 5 से भाग देना है। जोड़ करेंगे तो 10 आएगा। 10 बटा 5 बराबर 2। तो न्यू टाइप में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर होता है, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है पॉइंट इसमें, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य। क्या पूछा गया है, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य अगर हमने ज्ञात करना है तो उसके लिए प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है वो नोट करेंगे और उसके बाद आगे उसकी माध्य निकाल लेंगे। प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से, तो प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनका जोड़ करके बटा में 6 से भाग दे देंगे। जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 21। 21 बटा 6 यानी 3.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9 और बटा में 5 है। तो ये हो जाएगा जोड़ करने पे 25 बटा में 5 यानी 5 आएगा आंसर। आगे याद रखना, माध्य को औसत तथा समांतर माध्य भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि माध्य को हम औसत भी कह सकते हैं या समांतर माध्य भी कह सकते हैं। ये था व्यक्तिगत आंकड़ों से संबंधित माध्य ज्ञात करने का मेथड। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे इसमें। आगे आंकड़ों का दूसरा प्रकार है श्रेणीबद्ध आंकड़े। श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्य अगर ज्ञात करना है तो हमारे पास ये एक टेबल बनाई है मैंने श्रेणीबद्ध आंकड़ों की। 1, 2, 3, 4, 5 ये चर हैं और इनकी बारंबारताएं नीचे लिखी हुई है। इनका माध्य ज्ञात करने के लिए हमने एक टेबल बनानी होती है। चर एक तरफ लिख लिए, बारंबारता एक तरफ लिख ली। तीसरे कॉलम में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। तो 1 + 1 + 1 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो ये गुणा करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चर 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 की बारंबारता 7 है। तो 2 + 2 + 2 ऐसे 7 बार लिखने की बजाय अगर जितने भी 2 है उनका योग करना है तो 2 का 7 से गुणा कर दीजिए, 14 आ जाएगा। तो ये वाला तीसरा कॉलम हमने इसीलिए बनाया है ताकि आंकड़ों का योग हो जाए। तो ये गुणा करने के बाद में हमारे पास आंकड़ों की संख्या यानी सिग्मा एफ, इन सभी आंकड़ों का योग तो 20 आ गया। और आंकड़ों की संख्या के बाद अगला जो हमारे पास इसमें पॉइंट है एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 63 जोड़ करने पर। तो माध्य का फार्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और फार्मूले के हिसाब से वैल्यू रखेंगे 63 बटा 20 और 63 बटा 20 यानी 63 में 20 का भाग देने पे 3.15 इसका माध्य हमें प्राप्त हुआ। ओके, ये श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का मेथड था। अब तीसरा प्रकार है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़े, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वर्गीकृत आंकड़े कुछ इस तरह से होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इन आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो बच्चों इस प्रकार के आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि से माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दूसरा है
कल्पित माध्य विधि से माध्य, और इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहां पर a क्या है, कल्पित माध्य है, और तीसरा है इसमें पग विचलन विधि से माध्य। तो इसका फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इस पूरे के गुणा में h। तो ये तीन अलग अलग फार्मूले हैं माध्य ज्ञात करने के, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। इसका मैं एग्जाम्पल आपको नहीं कराऊंगा, बुक के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हैं, वहां से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। माध्य का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हमारा अगला टॉपिक है बहुलक, जिसे हम मोड कहते हैं। बहुलक अर्थात मोड क्या होता है ये समझ लेते हैं इसके बारे में। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो दिए गए आंकड़ों में से सबसे अधिक बारंबारता वाले मान को दर्शाता है। जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनमें सबसे अधिक जिसकी बारंबारता है उस मान को दर्शाने वाला जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होगा उसे हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग प्रकार से ले लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत आंकड़े हैं, अगर उनका बहुलक निकालना है तो व्यक्तिगत आंकड़ों का बहुलक वह चर होता है जो सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार आया है, उदाहरण के लिए देखो 4 3 7 4 3 1 2 5 4 9 7 4 1 में 4 सबसे अधिक बार आया। इन आंकड़ों को जब हम देखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ 4 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इन आंकड़ों का बहुलक बराबर 4। सबसे अधिक बार आने वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है आंकड़ों का, व्यक्तिगत आंकड़ों के बाद अगला श्रेणीबद्ध आंकड़ों का बहुलक। श्रेणीबद्ध आंकड़ों का बहुलक वह चर होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। पहले वाले में क्या था कि जो चर सबसे ज्यादा बार आया होता है वह बहुलक का मान होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, श्रेणीबद्ध आंकड़ों का बहुलक वह चर होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो बात तो वही है कि जो चर ज्यादा बार आया होगा उसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो सेम बात लिखी हुई है, बस इसमें टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया। श्रेणीबद्ध आंकड़ों के लिए तो सारणी बनती है, तो इसका जो उदाहरण होगा वो किस तरह से होगा, एक सारणी के रूप में होगा। अब इस सारणी में देखो बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली 18, और ये 18 क्या है, बारंबारता का मान है। कहीं इसको आप बहुलक मत लिख देना कि ये 18 बहुलक होगा, इसके संगत जो भी चर होगा वह चर क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 18, संगत चर 7 है, अतः बहुलक वो भी कितना होगा, 7 होगा। ओके, इस तरह से हम बहुलक ज्ञात करते हैं श्रेणीबद्ध आंकड़ों का। आगे चलते हैं इसके बाद अगले पेज पर। अगला प्रकार है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एक वर्ग अंतराल वाली हमने एक सारणी बना ली। वर्ग हमें दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और इससे ही इसकी बारंबारताएं भी लिखी हुई है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। बहुलक का फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके पूरे के गुणा में H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अगर आंकड़े कैसे होंगे, वर्गीकृत आंकड़े होंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाता है, तो आसानी से आप अगर ये फार्मूला याद है तो मान निकाल सकते हो। अब ये F1, F0, F2, L और H ये क्या है, इनको समझ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये देखो कि F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब इसमें भी जब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा डिटेल में पता लगेगा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। 23 सबसे बड़ा मान है, तो 23 के संगत जो हमारा वर्ग अंतराल है 10 से 15, तो बहुलक का जो आंसर आना होता है ना, वो इसके बीच का ही कोई आंसर होगा। 10 और 15 के बीच का कोई मान आएगा। 23 हमें बारंबारता इसकी सबसे बड़ी बारंबारता मिली, इसको हम F1 कहेंगे। F0 क्या होगा, F0 क्या होगा, ये हमारे पास F1 का मान तो है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं इसे। F0 बहुलक वर्ग से के अलावा जो बारंबारताएं होगी उनमें से कोई एक मान होगा। तो F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ऊपरी वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है ये वाला, इससे ऊपरी वर्ग ये वाला वर्ग, और इसकी बारंबारता जो होगी ये वाला मान
F0 होगा। F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग से निम्न वर्ग की बारंबारता। 23 के जस्ट बाद में आने वाला जो वर्ग है यानी कि बारंबारता जो होगी वो F2 होगा। L क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग जो भी है इसमें 10 से 15, इसकी निम्न सीमा 10 है तो इसका L का मान 10 होगा। H क्या होगा? बहुलक वर्ग की वर्ग माप। वर्ग माप यानी कि इनके बीच का अंतराल। 10 और 15 का अंतराल क्या है? 5 है। 10 और 15 के बीच का अंतर 5 है। तो ये सारे मान इस फार्मूले में रख देंगे देखकर और आंसर इसका आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये था वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का तरीका। इसके साथ ही बहुलक से संबंधित हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुलक के बाद अब तीसरा केंद्रीय प्रवृत्ति माप बचता है माध्यक यानी मीडियन। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान होता है जो आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में प्राप्त मान को दर्शाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में आने वाला मान होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? माध्यक बोलेंगे। ठीक है, मध्य में आने वाला मान। तो इसके लिए आप देखो व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम दिए गए व्यक्तिगत आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। आंकड़ों को या तो अवरोही क्रम में लिखो या फिर उन्हें आरोही क्रम में लिखो। ये आरोही और अवरोही क्रम होता है, क्या होता है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम। तो या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या इनको घटते क्रम में लिखिए। अब यहां पर दो स्थितियां संभव होगी। पहली, यदि कुल आंकड़ों की संख्या यानी n विषम है तो आंकड़ों की संख्या 11 है, आंकड़ों की संख्या 13 है, आंकड़ों की संख्या 21 है, आंकड़ों की संख्या 7 है। ऐसे जब आंकड़े आ जाएं, 7 आंकड़े, 15 आंकड़े, 21 आंकड़े, 23 आंकड़े, उस स्थिति में हमारा जो माध्यक होगा वो क्या होगा? माध्यक होगा n+1/2। n का जो भी मान होगा, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 9 है, तो 9+1, 7+1, 11+1/2। ठीक है, और वहां पद आ जाएगा यानी कि n+1/2वां पद। जो भी आंसर आएगा उन व्यवस्थित आंकड़ों को जब हमने आरोही या अवरोही क्रम में लिखा तो उनके बीच में जो क्रम अनुसार जो पद आएगा वह पद क्या होगा? माध्यक होगा। दूसरी स्थिति ये बनती है कि आंकड़ों की संख्या n सम भी हो सकती है। आंकड़े 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14, 16, 8, इस तरह के भी आंकड़े हो सकते हैं। तो उस स्थिति में माध्यक कैसे ज्ञात किया जाएगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और इस पूरे के बटा में 2। तब ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये वाला फार्मूला तब काम में आएगा जब आंकड़ों की संख्या सम है। अब हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए फार्मूला। सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया है। ये हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इनका हमने माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेने पर क्या आएगा? सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, ये ध्यान रखना। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना जरूरी होता है। बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटा मान 0 सबसे आगे और उसी तरह से बाकी के मान हमने यहाँ से नोट कर लिए। 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 9, 9। ये एक बढ़ता हुआ क्रम आ गया। बढ़ता हुआ क्रम लिखने के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि कोई मान छूट तो नहीं गया क्या। तो इन आंकड़ों को और इन आंकड़ों को गिन लीजिए, दोनों बराबर है तो इसका मतलब कोई मान हमने छोड़ा नहीं है। ये जरूर करना है आपको। अब इतना लिख लेने के बाद अब आपको याद करना है कि आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? 11। यहाँ को गिनोगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 आंकड़े हैं यानी ये एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे। माध्यक बराबर n+1/2वां पद। n+1 यानी 11+1/2। 11 और 1 12, 12/2 आ जाएगा 6वां पद। और 6वें पद की वैल्यू यहाँ से नोट कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये वाला पद हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देख के लिखना होता है इसमें। ये तो था उदाहरण पहला जिसमें आंकड़ों की संख्या विषम है। एक और उदाहरण कर लेते हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या सम होगी। हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे हैं 5, 4, 2, 2, 9, 8, 1, 5, 4, 2, 3, 7 और इनका हमने माध्यक ज्ञात करना है। सॉरी। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़े आ जाएंगे ये वाले आरोही क्रम में। इनको काउंट करेंगे बराबर आएंगे। ये कुल पदों की संख्या n
12 आ जाएगा। आंकड़ों की संख्या कैसी है? सम है। आंकड़े कैसे हैं? सम। तो जब आंकड़े सम होते हैं तो माध्यक कैसे ज्ञात होगा? माध्यक का फार्मूला n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये वाला फार्मूला बताया था मैंने, बटा में 2। तो n का मान 12 रखेंगे, 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस 1वां पद। 12/2 होता है 6वां पद, और ये 6 प्लस 1 7वां पद, यानी 6वां पद और 7वां पद दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा पद है, ये 7वां पद है। 4 और 4 8, 8/2 4 आ जाएगा। तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या आया? 4। तो व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात इस तरह से हम कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्यक कंप्लीट हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अगले पॉइंट पर दूसरे प्रकार के आंकड़े थे श्रेणीबद्ध आंकड़े। श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्यक, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा नहीं जाता, फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमें एक सारणी दे रखी है श्रेणीबद्ध आंकड़ों की, इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो हमने एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। संचयी बारंबारता सारणी में ये दोनों सेम थे कॉलम, चर और ये बारंबारता। संचयी बारंबारता का तीसरा कॉलम जो बनता है हमारे पास, उसमें बारंबारताओं का योग करके लिखना होता है। 8 के सामने 8, 13 में 8 जोड़ दिए 21, 18 में 21 जोड़ दिए 39, 12 में 39 जोड़ दिए 51, 51 और 9 60। ठीक है, इनका मान आ गया 60। इतना काम आपको करना है। उसके बाद हमें आगे क्या करना होगा? वैल्यू निकालनी है इसमें। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने n की वैल्यू तो निकाली है 60, तो n/2 कितना आएगा? 60/2, यानी 30 आ जाएगा। सबसे पहले हमने इन आंकड़ों के हिसाब से n का मान निकाला, n/2 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 30 आ गया। जैसे तो 30 से ठीक बड़ी CF, पहले तो इसमें देखो कहीं 30 पड़ा है क्या? 30 नहीं पड़ा, तो 30 से ठीक बड़ी CF यानी संचयी बारंबारता देखनी है। तो 30 से जस्ट बाद में आने वाली संचयी बारंबारता 39 है, लिख देंगे बराबर में 39। तो संगत चर का मान, इसके संगत में यहां सामने देखो कितना है? 7। संगत चर का मान 7 है, तो माध्यक क्या होगा? 7 होगा। ओके, ये है श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का मेथड। आप इजीली मेथड से क्या ज्ञात कर सकते हो? माध्यक ज्ञात कर सकते हो। श्रेणीबद्ध आंकड़ों के माध्यक के बाद हमारा अगला टॉपिक है इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए फिर से मैंने एक टेबल बनाई है वर्गीकृत आंकड़ों की, और इस टेबल में हमें अगर माध्यक ज्ञात करना है तो एक सूत्र काम में लेना है। सूत्र क्या है? L + n/2 - CF बटा में F गुणा में H। ठीक है, ये फार्मूला हमने काम में लेना है अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं और उनका माध्यक ज्ञात करना है। अब ये सारी टर्म्स n क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले n/2 क्या होगा? कुल आंकड़ों का आधा, टोटल जितने भी आंकड़े हैं उनका आधा। CF क्या होगा? माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। जो भी माध्यक वर्ग आएगा, आंकड़ों का आधा करा, n/2 आया, n/2 का मान जो भी होगा उसकी वैल्यू से जस्ट आगे वाली संचयी बारंबारता के सामने वाला जो मान होता है वो होता है माध्यक वर्ग। तो उससे ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होगी उसे CF कहा जाता है। क्वेश्चन आपने करे होंगे इसके, अगर नहीं करे हैं तो आप इससे संबंधित जो सॉल्यूशन वीडियो है वो देखना, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। CF के बारे में जानने के बाद अगला इसमें बिंदु आता है हमारा F। यहां पर लिखा हुआ है F क्या होगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता है। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। आखिरी पॉइंट रह गया इसमें H। H किसे कहते हैं? माध्यक वर्ग की वर्गमाप। माध्यक वर्ग की वर्गमाप, यानी जो माध्यक वर्ग होगा उसकी जो दो सीमाएं हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा, दोनों के बीच का जो अंतर है वह क्या होगा? माध्यक वर्ग की वर्गमाप अर्थात H होगा। एक और मान रह गया इसमें L। L क्या होगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये पांचों मान आपको इस फार्मूले में रखने हैं। टेबल वही बनानी है जो पिछले वर्गीकृत श्रेणीबद्ध आंकड़ों के लिए हमने बनाई थी,
उसी तरह से संचयी बारंबारता वाला तीसरा कॉलम एक और ऐड हो जाएगा, बाकी 2 कॉलम यही बनेंगे। तीनों कॉलम की सहायता से फिर ये वाले मान उसमें से नोट करेंगे और उसके बाद उसको फार्मूले में रख देंगे और आंसर हमें हमारा मिल जाएगा। आगे इसके बाद हमने यहाँ से जो भी माध्य, बहुलक और माध्यक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों के लिए, जो इसके सूत्र थे या इनको मैथ करने का मेथड था, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, वो एक एक पॉइंट में आपको इसमें से डिटेल में बता देता हूं जो आपके काम के हैं, इनको समझ लेना। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों में किसी वर्ग के लिए क्या होता है, निम्न सीमा क्या होती है। वर्ग, कोई भी वर्ग है उसकी निम्न सीमा क्या होती है, वर्ग का छोटा मान, वर्ग का छोटा जो मान होगा, छोटे वाला जो मान, 2 मान होते हैं ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो जो छोटे वाला मान होगा वह मान क्या होगा, निम्न सीमा होगी। उदाहरण के लिए 15 से 25 की निम्न सीमा क्या होगी, 15 से 25 में छोटे वाला मान 15 है, तो इसकी सीमा क्या होगी, निम्न सीमा 15 होगी। फिर है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा क्या होगी, वर्ग का बड़ा मान, जैसे इसमें छोटा मान था इसमें बड़ा मान। तो अब उदाहरण बताने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। उदाहरण है 40 से 50, इसकी ऊपरी सीमा क्या होगी, ये वाली तो है निम्न सीमा, तो जो बच गई बड़े वाला मान जो है 50, वह क्या है, ऊपरी सीमा है, तो 50 आ जाएगा ऊपरी सीमा। तीसरा बिंदु है इसमें वर्ग चिन्ह या मध्य मान, वर्ग चिन्ह या मध्य मान क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्य ज्ञात करने में काम में आता है, वर्ग चिन्ह या मध्यमान। तो इसको याद रखना, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों का योग बटा में 2। वर्ग चिन्ह या मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों का योग बटा में 2। तो किसी भी वर्ग का अगर हमें मध्यमान निकालना है तो दोनों सीमाओं का योग करके 2 से भाग देना है। तो उदाहरण के लिए 30 से 40 ये एक वर्ग है, 30 से 40 की वर्ग चिन्ह क्या होगी या मध्यमान क्या होगा, तो 30 प्लस 40 बटा 2, 30 और 40 70, 70 बटा 2, यानी इसका आंसर आएगा 35। तो 30 से 40 का वर्ग चिन्ह हो गया 35। ओके, अगला इसका अंतिम पॉइंट रह गया चौथा, 3 पॉइंट ये आपको रखने हैं याद, और चौथा पॉइंट इसमें है वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है, किसी भी वर्ग के लिए वर्ग माप क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर दीजिए। उदाहरण के लिए 15 से 25 का वर्ग माप क्या होगा, 15 से 25 का वर्ग माप होगा 25 माइनस 15, ऊपरी सीमा 25 उसमें से 15 को माइनस करना है, तो वर्ग माप आ जाएगा 10। ये वर्ग माप क्या होता है, बीच का अंतर होता है इनके बीच का। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मैंने बताना जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं आपके छोटे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में, और इनको आपको याद भी रखना है क्योंकि ये आगे काम में भी आते हैं जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताने का प्रयास करा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।